हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मींस 2021 की आंसर शीट अपलोड होना शुरू हो गई है। तो काफ़ी कॉपीज़ को देखने के बाद मैंने अच्छे से अच्छे आंसर्स, जिसमें आरपीएससी ने 1.5, 1.75 और 2 में से 2, 5 में से 5 जो मार्क्स दिए हैं उनको आपके समक्ष लेकर आऊँगी। उसी सीरीज़ में आज पहला वीडियो मैं लेकर आई हूँ। उसी में हम बात करेंगे कि आरपीएससी किस तरह से लिखने पर अच्छे मार्क्स देती है। अपकमिंग जो आरएएस मेंस एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कि आपको किस तरह से अपने आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट क्या है? ओके, शारदा एक्ट। अब इसमें नंबर जो दिए गए हैं 1.75, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें 1.75। काफ़ी चांसेस होते हैं 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में हम फुल मार्क्स ला सकते हैं, और 2 मार्कर में तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम 2 में से 2 नंबर ही ला सकते हैं अगर हम अच्छे से अच्छा लिख पाते हैं। टू द फैक्ट लिखे, इधर उधर की बातें ना करें, तो 2 में से 2 मार्क्स आरपीएससी देती ही है। अब देखो इसने जो आंसर जो है वो किस तरह से लिखा गया है। शारदा एक्ट हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह रोकथाम हेतु 1929 में लाया गया था। बाल विवाह अधिनियम 1929 बना, ठीक है, जो कि शारदा एक्ट के रूप में जाना गया, जिसके तहत 18 वर्ष बालक के लिए और 14 वर्ष बालिका के लिए उम्र का निर्धारण किया गया। मतलब टू द पॉइंट बात लिखी गई है, इधर उधर की कोई बात नहीं लिखी गई है, इसलिए 1.75 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 नंबर के। 2 नंबर मिले हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? अब इन्होंने जो है पॉइंट्स के रूप में आंसर लिखे हैं कि जाति व्यवस्था में खंडात्मक विभाजन, ठीक है, और इन सब के कारण हो गए उच्च नीच का स्तर, उच्च निम्न जाति हो गई, जन्मजात स्थिति पहल हो गई कि मध्य असमानता का, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध हो गया, और उसके अलावा विशेषाधिकार व नियोगिताएं, यानी सब लिख दिए। इन सब के कारण उच्च निम्न जाति के मध्य असमानता का भाव पैदा हुआ है। इन सब के कारण देखो यहाँ पर, मतलब तरीका देखिए आप, इस तरह से इन्होंने जगह को भी थोड़ा प्रॉपर मैनेज भी करा है। इन सब के कारण उच्च नीच जाति के मध्य असमानता का भाव पैदा हुआ, और फिर इधर ही लिया खंडात्मक विभाजन, उच्च नीच का स्तर, जन्मजाति स्थिति पहल, भोजन व सहवास पर प्रतिबंध, विशेषाधिकार व नियोगिताएं। ये सब इन्होंने सारे पॉइंट्स को इस तरह से इन्होंने लिख दिया। ओके, तो 2 में से 2 मार्क्स इनको मिल गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, जिसमें 5 में से 5 मिले हैं। परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। अब परंपरागत प्रशासन, विकास प्रशासन, जब भी किसी क्वेश्चन में अंतर आता है, मैंने पहले भी बताया है, जब मैं मेरी क्वेश्चन आंसर की सीरीज प्रारंभ करी थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में अंतर पूछता है तो आप इस तरह से एक बीच में एक लाइन खींचिए और परंपरागत विकास, जो भी एक इधर एक इधर, तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के उत्तर लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। परंपरागत प्रशासन औपनिवेशिक देन है, ठीक है। इधर विकास प्रशासन नव स्वाधीन देशों व यूएनओ व अमेरिका जैसे देशों के सहयोग से अस्तित्व में आया है। फिर दूसरा, सामान्य क्योंकि प्रशासनिक महत्ता अधिक होती है, इसमें विशेषज्ञों का स्थान होता है, लाल फीताशाही में भ्रष्टाचार पाया जाता है, पारदर्शिता होती है, जन सहभागिता का अभाव पाया जाता है, गोपनीयता इसमें पाई जाती है, जबकि इसमें जन सहभागिता खुलापन इसमें पाया जाता है। केंद्रीकरण व्यवस्था नौकरशाही की व्यवस्था होती है, जबकि इसमें विकेंद्रीकरण नौकरशाहीकरण की व्यवस्था होती है। ये 3E पर बल देता है, जैसे इकोनॉमी हो गया, और इफिशियंसी हो गया, और एक हो गया इफेक्टिवनेस, आई थिंक इफेक्टिवनेस ही है। ओके, ये सब जो है, या इफेक्टिवनेस, तीनों पर ये जोर देता है। तो इस तरह से हमको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। ये भी 2 नंबर के प्रश्न है। भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना का सहयोग करते हैं? तो अब आधारभूत हमारे संरचना में जो कोर इंडस्ट्री है हमारी, वो टोटल कितनी है? 8 हो गई। भारत के 8 मूल उद्योगों में आईआईपी में योगदान जो है वो कितना है? 40% है। जो निम्न है: रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सीमेंट, उर्वरक। तो ये सभी जो है वो हमारे कोर इंडस्ट्री में आते हैं। तो ये तो आपको रट लेना है, ये तो काफ़ी जगह बड़े उत्तर में लिखने में, ऐसे में लिखने में काफ़ी जगह ये हमको काम भी आता है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है, इसमें 2 में से 2 नंबर मिला है, क्योंकि टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर की बात ही नहीं करनी है। राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, उसके बारे में। अब राजस्थान में जैव ईंधन हेतु स्रोत सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा,
सरसों की तूड़ी हो गई, जूरी फ्लोरा हो गया, फसलीय अपशिष्ट हो गया, चावल की जो भूसी होती है वो हो गया, पशुओं का अपशिष्ट इसमें शामिल होता है। राजस्थान में जैव ईंधन नीति 2000 हो गई। इसके अलावा अधिनियम हमारा 2019 हो गया। बायोमास ऊर्जा 120 मेगावाट, सर्वाधिक संभावना गंगानगर में। मतलब इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया। इवन राजस्थान की जैव ईंधन स्रोत और भी चीज़ें इसमें शामिल होती है, सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा, फसली अपशिष्ट, लेकिन इन्होंने राजस्थान जैव ईंधन नीति बता दी, उसके अलावा अधिनियम भी बता दिया, बायोमास ऊर्जा जो है वो कितनी है वो भी बता दी, प्लस में सर्वाधिक संभावना हमारी गंगानगर में। मतलब सब कुछ जो है इन्होंने बता दिया, तो इसलिए 2 मार्क्स इनको मिले हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कि हमें अपकमिंग जो आरएस मेंस एग्जाम है किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य और इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 1.75 मार्क्स इसमें मिले हैं। तो इसमें है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना, विश्व बैंक द्वारा संचालित परियोजना है। ठीक है, विश्व बैंक के हेल्प से चलाई जा रही है। उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र का विकास तथा उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों की आर्थिक सहायता करना, कृषि आधार मजबूत करना तथा कृषकों की आय दुगनी करने हेतु प्रयास करना। ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं। तो हो सकता है 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर देते तो 2 नंबर इनको मिल जाते, लेकिन फिर भी सब कुछ बातें लिखने पर इनको 1.75 मार्क्स मिले हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है 4.5 यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, इनको मिले हैं 4.5 मार्क्स। ओके, तो अभी देखते हैं क्या है। उच्च लोक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश, लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ओके, लेटरल एंट्री, उच्च लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री की सिफारिश अभिलेख रंजन पैनल के द्वारा की गई थी। लेटरल एंट्री बॉन्ड से आशय है कि प्रशासन में किसी क्षेत्र में विशेषता रखने वाले व्यक्ति का सीधा बिना प्रतियोगिता परीक्षा के चयन है। लाभ, इससे सकारात्मक प्रभाव इसका हो गया। इन्होंने देखो सकारात्मक प्रभाव भी लिखे हैं यहाँ पे, इसके नकारात्मक प्रभाव भी इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि प्रभाव का विश्लेषण 5 मार्क्स का है तो उन्होंने सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिखे हैं। और स्पेस का मैनेजमेंट भी इन्होंने करने की कोशिश करी है। इससे प्रशासन में विशेषज्ञ बढ़ेंगे तथा कार्यों में अधिक शुद्धता, अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है। नकारात्मक, लेटर एंट्री स्कीम से प्रशासकों का मनोबल कमजोर होगा और कम विशेषज्ञता जाहिर करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आने वालों की अधिकार भी इससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसको स्पेस को मैनेज करी। जिसको सकारात्मक प्रभाव और भी बताया तो 1-2 प्रभाव कोमा कर करके भी लिख सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी इस तरह से लिख सकते हैं। सो आई होप आज के प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सीरीज में मैं और भी क्वेश्चंस इस तरह से लेकर आऊँगी। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।